जाके कर सकते हैं। पक्ष में 251, विपक्ष में 185। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। आइटम नंबर 7। मैं आपकी अनुमति से विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 8 माननीय गृह मंत्री जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। 1 मिनट, थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा मुझे आइटम नंबर 7 को लेके। आइटम नंबर 8 प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। पुनर्स्थापित। आइटम नंबर 9। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 10 श्री अर्जुन राम मेघवाल। आइटम नंबर 10 66। अध्यक्ष महोदय, with your kind permission, I move the following motion that this House do suspend the proviso to Rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motion for taking into consideration and passing of the Delimitation Bill 2026 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2026 as much as these are dependent upon the Constitution's 131st Amendment Bill 2026. क्या वेणुगोपाल जी क्या This argument given by the Honorable Minister is completely against the rules. The rule is very clear. A bill which is dependent wholly or partly upon another bill pending before the House may be introduced in the House in anticipation of the passing of the bill in which it is dependent. Here one is the Constitution bill. Very clearly one is the Constitution bill. And other two is not a Constitution bill. Clubbing both together will not be a good practice, sir. Sir, we cannot allow it, sir. There are consequences, sir. When the Constitution Amendment Bill is going to be defeated, then what is the point, sir? माननीय गृह मंत्री अरे हो गया भाई, बैठो। अरे हो गया, आप बोल लिए। अरे बैठो। आप तो अपनी बात कीजिए माननीय गृह मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, मैं व्यवस्था दे रहा हूं इस पे, मैं व्यवस्था दे रहा हूं अभी। अरे भाई हो गया। गृह मंत्री जी मैं व्यवस्था दे रहा हूं इस पे भी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी ने एक प्रकार से 2 मुद्दे उठाए। एक मुद्दा टेक्निकल है कि जो संविधान संशोधन होता है इसमें गण की आपूर्ति अलग होती है और जो कानून होता है उसमें गण की आपूर्ति अलग होती है। सदन के बहुमत के जो रूल्स है, जो नियम बने हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए इस पर साथ में विचार नहीं हो सकता। और दूसरा कि जब डिबेट होती है तब संविधान संशोधन पर डिबेट अलग होना चाहिए और बिल पर अलग डिबेट होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो 3 बिल, एक संविधान संशोधन और 2 बिल सदन के सामने अभी प्रस्तुत किए हैं, उसमें से संविधान संशोधन करने के बाद
महिला आरक्षण को लॉजिकल एंड ले जाने के लिए ये दो कानून जरूरी है, इसलिए दो कानून साथ में लाए गए। एक प्रकार से संविधान संशोधन होने के बाद जो जरूरियात उत्पन्न होती है उसी में से ये दो कानून लाने का सोचा गया है। जहां तक उनका सवाल है कि बिल पारित करने में मत का विभाजन अलग अलग होता है, तो अभी हम चर्चा एक साथ में करें, क्योंकि एक कुल मिलाकर एट लेंथ में देखें तो एक ही विषय पर चर्चा होना है। जब आप बिल पारित करोगे तो स्वाभाविक रूप से तीनों संविधान संशोधन में अलग डिवीजन होगा और बिलों की डिवीजन की जरूरत पड़ी तो भी वो अलग होगा। तो इसमें किसी भी प्रकार के औचित्य का भंग नहीं है और कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार ऐसा हो चुका है। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी ये तीनों बिल एक साथ ही आए थे और इसी सदन ने उनकी सहमति से पास किया, मगर आज सुबह वो विरोध करने का तय कर आए मीटिंग में, इसलिए हर चीज में विरोध ही किए जा रहे हैं। चर्चा का सवाल नहीं, मैंने उनको अलाउ थोड़ी किया है। नो, नहीं, आप उनकी वकालत मत करो। नो नो, शशि थरूर जी ने ज्ञान दे दिया वेणुगोपाल जी को, या तो वेणुगोपाल जी ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो शशि थरूर जी को बोलने दिया इन्होंने, मैं क्या करूं? आपको बोलना है क्या? आप बोलो, ये राजा जी बोलो। Sir, there are two bills. One is constitutional bill. One is delimitation bill. It is a statutory bill, well within the domain and scope of the parliament. The constitutional bill has to go to the President of India, and this bill also, delimitation bill, has to go to the President assent. Sir, the delimitation bill, you have to see how the delimitation is going to happen. Consequentially, you have to amend the constitution. First of all, the first duty of the parliament is pass the delimitation bill, get the assent. Okay. Then consequently, constitution has been amended. Cannot be kept together. That is the procedure. Go through the rules. हाँ, मैं 66 पे दे रहा हूँ डायरेक्शन, 66 पे डायरेक्शन दे रहा हूँ। नो, 66 पे, चूंकि माननीय मंत्री महोदय ने इस नियम को शिथिल करने का प्रस्ताव रखा है, सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद सभा दोनों विधेयकों को एक साथ चर्चा कर सकती है। पूर्व में भी कई दृष्टांत हैं इसके, जो आप चाहेंगे तो सभी कार्यकाल के एक एक दृष्टांत को मैं सुना सकता हूं, लंबी सूची है। अभी फिलहाल में इस संविधान संशोधन 121 संशोधन और 2014 और नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन 2000 के अंदर भी, और उसके पहले संविधान का 58वां संशोधन 1987, ऐसे बहुत सारे जनप्रतिनिधि विधेयक 1987, सबके कार्यकाल में अलग अलग समय पर यह परंपरा रही है और सदन परंपराओं से भी चलता है, प्रक्रियाओं से भी चलता है, और नियमों में छूट देने की, शीतलता देने का अधिकार सदन ने स्पीकर को दे रखा है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसमें नहीं है। प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लॉबी खोल दी जाए। अब माननीय सदस्य सदन की मैं मत लेना चाहता हूं कि इस पे कितने घंटा चर्चा चाहते हैं आप। चलिए, जितने घंटे
रात को अकेले बैठे रहोगे आप? हाँ, संसदीय कार्य मंत्री जी। अनुरोध है, क्योंकि सारा सदस्य इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आए हैं, तो आपने पहले ही कह दिया कि बोलने का पर्याप्त समय देंगे। हमारा सरकार की ओर से हम एक बात रखना चाहते हैं कि क्योंकि 2 दिन का चर्चा है, आज सुविधा अनुसार आज और कल मिला करके अभी फिलहाल हम 12 घंटे का हम चर्चा का टाइम तय करें, और 12 घंटे के बाद समय एक्सटेंड करने का हम अथॉरिटी हम स्पीकर को दे दे तो भी ठीक है, क्योंकि कल 4 बजे मतदान करने का भी निर्णय है, तो स्पीकर साहब को ऊपर छोड़ देते हैं आज कितना देर तक चर्चा करना है। कि सारा मेंबर देर रात तक बैठेंगे तो हम लोग तो सरकार तो सुनने के लिए, जवाब देने के लिए भी तैयार है। बैठिए। माननीय सदस्यगण, इन तीनों विधेयकों पर कल 4 बजे 17 तारीख को 4 बजे मतदान होगा। उसके पहले आज आपको लंबी चर्चा करनी पड़ेगी और 15-18 घंटे, जितना घंटा चाहेंगे आपको चर्चा का पर्याप्त अवसर देंगे। कमी नहीं रहेगी समय के पास, सबको समय देंगे। अभी तक माननीय सदस्य 3 घंटे में भी आप एक पार्टी के सदस्य हो और आपका समय 1 मिनट बैठता है। हर व्यक्ति ने हर विधेयक पर 6-6, 7-7 घंटे बोले हैं। ऐसा नहीं बोल सकते आप। कौन से विधेयक पर? हर विधेयक पे मैंने सबको पर्याप्त समय दिया है सदन के अंदर, हर विधेयक पर। 370 जब पारित हुआ था विधेयक का, जब गृह मंत्री जी ने आग्रह किया कि जितना समय देना दें, इस विधेयक पर भी सरकार और आपका मत भी यही है कि जितना देर चर्चा करना चाहें करें। ये महत्वपूर्ण विधेयक है, विधेयक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, इसलिए व्यापक डिटेल चर्चा होनी चाहिए और इस पर 4 बजे मतदान होगा ताकि सबको जानकारी रहे। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज आपके माध्यम से इस महान सदन के समक्ष बोलते हुए मुझे गर्व, हर्ष और रोमांच की अनुभूति हो रही है। आज का दिन संसदीय इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। इसी गरिमा में सदन ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को पास कर हमारी मातृशक्ति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की थी और आज उस ऐतिहासिक निर्णय को लागू करने का समय आ गया। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, इतिहास में कुछ अवसर ऐसे आते हैं जो इतना प्रभाव छोड़ जाते हैं कि सदियों तक उनको याद किया जाता है और आज का दिन ऐसा ही पावन दिवस है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के आर्टिकल 368/2 माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य माननीय सदस्य, मैं आग्रह करता हूं कि अगर आप इस तरीके से उठेंगे तो मैं नामजद तरीके से बोलना पड़ेगा मुझे। प्लीज बैठिए, प्लीज माननीय सदस्य बैठिए। माननीय मंत्री जी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बोल रहे हैं, चलिए बैठिए। विशाल दा पाटिल, क्या तरीका, कई बार समझा दिया आपको। अगर आप व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे तो आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। माननीय अर्जुन मेघवाल जी। अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने पहले कहा, मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन जो आइटम आपने 10 नंबर रूल 66 में रिलैक्सेशन दिया, इसलिए मैं आपसे ये भी अनुरोध करता हूं कि जो अपना आइटम 11, 12 और 13 इन सब पे विचार करने के लिए एक साथ आप विचार करने की अनुमति हमें प्रदान करें।
अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के आर्टिकल 368/2 के माध्यम से संविधान को ये शक्ति प्रदान की है जिसके माध्यम से हम आवश्यकता अनुसार संशोधन कर लोक हित के निर्णय लागू कर सकते हैं। ये संसद को ही शक्ति दी है संविधान ने आर्टिकल 368 के तहत। इस पवित्र उद्देश्य से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए ये तीनों बिल आज इस महान सदन के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए संविधान सभा में बहस हुई। श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती रेणुका रे, श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन जैसी महिला सदस्यों ने महिला प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर संविधान सभा के समक्ष भी उठाया था। इसका मतलब मुद्दा 1949 से भी चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक जस्टिस शब्द का उल्लेख हुआ है। जस्टिस की अपन बात को जोर देकर के भी संविधान सभा के निर्माताओं ने कहा है। जस्टिस भी 3 प्रकार का उन्होंने कहा है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सर्वप्रथम यदि हम सामाजिक न्याय की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए। जो भी सरकारें रही उस पर चिंतन हुआ, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद मातृशक्ति के सामाजिक न्याय के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई। वे उनकी स्पीड और स्केल को बढ़ाया गया। मोदी जी जब महिलाओं के लिए शौचालय बनाते हैं तो महिलाओं के सम्मान में वृद्धि होती है, उससे इज्जत घर का नाम दिया जाता है। पीएम आवास के माध्यम से जब 69% मालिका हक मातृशक्ति को दिया जाता है तो वो सुरक्षित महसूस करती है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जब गैस चूल्हा मिलता है तो स्वास्थ्य में सुधार होता है। धुएं भरी रसोई से लेकर गरिमापूर्ण जीवन तक यही हमारा सामाजिक न्याय, जिसकी कल्पना कभी बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब ने की थी कि हमें नागरिकों को, समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय देना होगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से जब गर्भवती महिला को पोषण मिलता है तो आने वाला भविष्य भी संवरता है। मैटरनिटी अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया जाता है तो पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति का समय मिलता है। शस्त्र सेनाओं में महिलाओं को जब स्थायी कमीशन प्रदान करने से राष्ट्र सेवा में डिफेंस फोर्सेज का अभिन्न हिस्सा बनती है तो महिलाएं सशक्त होने का एहसास महसूस करती है। इसी प्रकार हम आर्थिक न्याय की बात करें, मैंने अभी तक सामाजिक न्याय की बात करी, अब मैं आर्थिक न्याय की बात करता हूं। अगर आर्थिक न्याय की बात करें तो योजनाएं पहले भी बनी, लेकिन जब मोदी जी आते हैं 2014 में तो इन योजनाओं के क्रियान्वयन में और परिणाम में विजिबल चेंज नजर आता है। महिलाओं के लिए जनधन खाते, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लखपति दीदी, मुद्रा योजना में तो 60% से ज्यादा महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और समर्थ बन रही है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्टार्टअप के संचालन में स्वयं निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनकर आर्थिक योजना में सहभागिता दे रही है। अध्यक्ष महोदय, ये सब क्यों संभव हो पाया? ये ऐसे ही नहीं हुआ। ये उस दृढ़ इच्छा शक्ति और पवित्र भावना का परिणाम है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मातृशक्ति के लिए रखते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास नियत भी है, नीति भी हो और मोदी जी जैसे सशक्त नेता भी हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि हम राजनीतिक न्याय की बात करें, अभी मैंने सामाजिक न्याय की बात करी, आर्थिक न्याय की बात करी और राजनीतिक न्याय की बात, ये संविधान का जो हमारा प्रीएम्बल है उसी में उल्लेखित है। अध्यक्ष जी, पहला शब्द ही न्याय है। तो हम राजनीतिक न्याय की बात करें तो सर्वप्रथम हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं को राइट टू वोट का अधिकार दिया। ये राजनीतिक न्याय है सर, जिसे उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा। महिलाओं को राजनीतिक रूप से सक्रिय भागीदारी की और बड़ा कदम बढ़ाया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लेकर ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जो 1927 में, ये 100 साल का संघर्ष है सर, 1927 में पुणे में आयोजित हुई थी। 1931 तक सभी को वैक्स मताधिकार की मांग की गई थी, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा भारत के संविधान में साकार रूप दिया गया। राइट टू वोट महिलाओं को। बाबा साहब का कहना था, आई कोट, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ ए प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। अर्थात मैं किसी समाज की प्रगति को
महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यहां एक विषय और उल्लेखनीय है कि जहां भारत में बाबा साहब ने आजादी के तुरंत बाद महिलाओं को समान मताधिकार उपलब्ध कराया, वहां दुनिया में, जो विकसित कही जाने वाली दुनिया में, लंबे समय तक महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा। मैं इंग्लैंड का उदाहरण देता हूं, यूके का उदाहरण देता हूं अध्यक्ष जी, यूएस का। यूएस 1776 में आजाद हुआ, लेकिन महिलाओं को मताधिकार मिलने में कितने साल लगे? 144 वर्ष। और यूनाइटेड किंगडम, इसमें तो 1918 में महिलाओं को मताधिकार दिया, लेकिन लिमिटेड कर दिया कि जो महिलाएं 30 साल से उम्र के अधिक हो या जिनका पति प्रॉपर्टी से संबंधित क्वालिफिकेशन रखता हो, उसको दिया। और उसके 10 साल बाद 1928 में द इक्वल फ्रेंचाइज एक्ट के माध्यम से 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को समान मताधिकार मिला। राइट टू रिप्रेजेंटेशन बाबा साहब का मूल वाक्य हुआ करता था। आज हमारे यशस्वी, तपस्वी, कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसी दिशा में सोच रहे हैं। इसी कारण मातृशक्ति को नीति निर्माण में भागीदार बनाने के लिए महत्वपूर्ण बिल पेश हुए हैं। ये बिल महिलाओं के समान भागीदारी के पॉलिटिकल जस्टिस को पूरा करेगा। सर, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात प्रस्तावना में तो खूब कही गई है, लेकिन लोगों ने उसको लागू करने का प्रयास नहीं किया। अगर लागू करने का प्रयास किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से बिल के प्रावधानों के विषय में सदन को थोड़ा अवगत कराना चाहता हूं। जब आजादी के 75 वर्ष के बाद अमृतकाल के युग में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन में पहले बिल के रूप में 18 से 21 सितंबर 2023 को विशेष सत्र के माध्यम से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाकर लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं के 33% प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करके लोकतंत्र को पुष्पित व पल्लवित करने का अभिनव कार्य किया है। आज उसी श्रृंखला में हम ये अमेंडमेंट बिल लेकर के आए हैं। इसी संसद में 17वीं लोकसभा के दौरान 18 से 21 सितंबर 2023 को आयोजित विशेष सत्र में पारित किए द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम नारी शक्ति वंदन कहते हैं, और जिसको 28 सितंबर को राष्ट्रपति जी ने अनुमोदित किया। इसके माध्यम से संविधान के आर्टिकल 330 ए, 332 ए, 334 ए को इंसर्ट किया गया था तथा आर्टिकल 239 AA में अमेंडमेंट किया गया था, ताकि लोकसभा व राज्य विधानसभाओं तथा एनसीटी दिल्ली की असेंबली में भी लगभग 1/3 सीटें नारी शक्ति के लिए आरक्षित की जा सके।